नमस्कार दोस्तों। 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका से उरुग्वे देश जो मोंटेविडियो एयरपोर्ट से टेक ऑफ जा रहा है सेंटिगो के चिली देश में, और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर है, तो इसमें से फैमिली मेंबर और दोस्त भी आए हुए हैं। ये उड़ान ज्यादा लंबी होने वाली नहीं थी, क्योंकि उरुग्वे से सेंटिगो जाना में करीब 3 घंटे ही लगते हैं, लेकिन रास्ते में आती है सेंटिगो की ऊंची। मौसम खराब होने की वजह से इस प्लेन को रास्ते में ही रोक दिया जाता। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इस प्लेन को लैंड करा दिया जाता। इस प्लेन के जो पायलट है वह इस रूट से करीब 29 बार उड़ान भर चुके हैं, इसीलिए उन्हें यह आइडिया है कि एंडीज की इस पहाड़ियों को कैसे पार करना है। 13 अक्टूबर दोपहर के 2:18 पर दोबारा से यह प्लेन टेक ऑफ करता है। 1 घंटे तक यह सफर काफी सुहाना रहता। करीब 18,000 फीट के ऊपर यह प्लेन उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर मौसम और भी खराब हो जाता है। इसीलिए वे अपनी लोकेशन का सही पता लगाते रहे, और 1 घंटे के बाद जब मौसम साफ होने लगा और उन्हें लगने लगा कि एंडीज की पहाड़ियाँ खत्म हो गई है, तो सेंटिगो के टीसी से संपर्क करके उनको परमिशन मांगने लगे प्लेन को लैंड कराने के लिए। परमिशन मिलते ही प्लेन को 3:21 पे प्लेन की हाइट को कम करने लगा। हाइट कम होते ही एंडीज की पहाड़ी एकदम सामने आ जाती है। पायलट कुछ भी समझ पाते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट प्लेन को ऊपर से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा सीधा पहाड़ी से जाकर टकराता है और टूटकर अलग हो जाता है, और जो पीछे की 2 सीटें थी वो भी हवा में उड़कर गायब हो जाती। इस टकराव से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे पायलट को कंट्रोल में नहीं आता और प्लेन का लेफ्ट विंग भी पहाड़ से टकराकर टूट जाता। अब बचा था सिर्फ फ्रंट पोर्शन, जो कि सीधा सीधा बर्फ से नीचे 350 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था। वह इस एक्सीडेंट के बाद 12 पैसेंजर्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। अब 45 में से 33 सर्वाइवर अभी भी किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स बहुत जख्मी हालत में है। अफसोस की बात यह है कि इन पैसेंजरों को कुछ भी पता नहीं था कि ये कहां पर अटके पड़े हैं। लगभग 3,517 मीटर की हाइट के ऊपर यह प्लेन पड़ा हुआ था, जहां पर सिर्फ बर्फीले पहाड़ और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इस एक्सीडेंट के बाद नोंडो फरांडो कोमा में चले गए। इन पैसेंजरों के लिए परेशानी की बात यह थी कि अब शाम होने वाली थी, और इस बर्फीली पहाड़ियों में रात गुजरना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि रात के समय यहाँ का तापमान -30 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, जिसमें सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। और दूसरी साइड इन पैसेंजरों को ढूंढने के लिए 4 हवाई जहाज रवाना किए गए। इन चारों हवाई जहाज ने मिलकर अलग अलग दिशा में इन पैसेंजरों को ढूंढने लगे, लेकिन इनमें से एक भी पैसेंजर्स उनको नहीं मिला, क्योंकि प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर बर्फ और घना कोहरा था, और प्लेन का भी सब, क्योंकि प्लेन ऐसी जगहों पर क्रैश हुआ था जहां पर घना कोहरा और आइस बर्फ थी। और अफसोस की बात यह है कि वह प्लेन भी सफेद रंग का ही था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दी। शाम होते ही इस ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए सर्वाइवल्स को यह उम्मीद थी कि बस आज की रात ही निकालना है, अगले दिन जरूर हमें किसी न किसी तरीके से ढूंढ लिया जाएगा। इस रात को निकालने के लिए उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन को अपने शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया, उसके अंदर ही शेल्टर बनाकर गुजारने लगे। अपने जीवन में ऐसी रात इन पैसेंजरों ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन अफसोस 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और वह मर जाते हैं। अब इन पैसेंजरों की संख्या 28 रह जाती है। अगले दिन 14 अक्टूबर को 11 जहाज इन सर्वाइवल्स को ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन परेशानी वही थी कि सफ़ेद रंग का प्लेन होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। पैसेंजर्स अपने ऊपर से हवाई जहाज को उड़ता देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस कि वे उन्हें नहीं देख रहे थे। इसलिए इन सर्वाइवल्स ने सीट और लेगेज का इस्तेमाल करके बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाया था। इस क्रॉस के निशान को देखकर वो समझ पाए पैसेंजर्स अभी जिंदा है। उस दिन इन पैसेंजरों के ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस कि इन पैसेंजरों को किसी ने भी नहीं देखा, और ये दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन भी इन पैसेंजरों को कोई नहीं ढूंढ पाता। अब इन पैसेंजरों को समझ में आ चुका था कि अब हम यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं।
ये कहा नहीं जा सकता कि अब हमें कब तक ढूंढ लिया जाएगा। अब इन सर्वाइवल्स को आगे जिंदा रहने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत। किसी न किसी तरीके से इन्होंने पानी की भी व्यवस्था कर ली, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद नंदो पराडो कोमा से जाग उठते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे और अभी तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी। खाने का सामान भी उनका ख़त्म हो चुका था। किसी न किसी तरीके से 8 दिन गुजर जाते हैं और 8 दिनों के बाद नंदो पराडो की बहन भी अपना दम तोड़ देती है और उधर 2 महीनों के लिए सर्च अभियान रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के इस महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अब रिसर्च टीम को यह लगने लगा था कि इन 8 दिनों में कोई भी पैसेंजर्स जिंदा नहीं बचा होगा और इन्होंने मिलकर फैसला लिया कि 2 महीनों के बाद इन मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को खोजकर उनके घर वालों को दे दिया जाएगा। और इधर इन पैसेंजरों को इन प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिलता है। इन्होंने इस रेडियो को जैसे ही चालू किया तो उन्हीं की खबर उस रेडियो में चलने लगती है और उन्हें यह पता लगता है कि अब सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है। यह सुनकर यह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस खबर को सुनकर वो अब समझ चुके थे कि अब हमें बचाने कोई नहीं आने वाला है। यूं ही हम दूसरों के भरोसे पे बैठे रहेंगे तो कभी ना कभी हम भी दूसरों की तरह मर जाएंगे। तभी उन्होंने प्लेन की सीट का कवर फाड़कर उसके अंदर की रुई को अपने आप को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उनके पास खाने का सामान कुछ भी नहीं था। सब कुछ खत्म हो चुका था और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, और ऑप्शन ऐसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर यार दोस्तों की बॉडी को खाकर अपने आप को जिंदा रखा जाए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन इनके पास नहीं था। लेकिन 29 अक्टूबर को कुदरत ने उनको एक और झटका दिया। रात के टाइम जब पैसेंजर्स सो रहे थे तब एक एवलांच आता है और एक खतरनाक एवलांच आता है और वह एवलांच इतना खतरनाक था कि पूरे प्लेन के अंदर बर्फ ही बर्फ भर जाती है और पूरा प्लेन बर्फ के नीचे दब जाता है और बर्फ के नीचे पैसेंजर भी दब जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने की वजह से 8 पैसेंजर्स उसके अंदर दम तोड़ देते हैं और अब केवल 19 लोग ही बचे हुए थे। लेकिन अफसोस कि वह लोग भी अभी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लगता है। अब उन्हें यह रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ही मरने से अच्छा है कि यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश करी। इन पैसेंजरों में से ज्यादातर पैसेंजर जख्मी हालातों में थे, जो कि इस पहाड़ियों से बाहर निकलने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 पैसेंजर्स ऐसे थे जो कि कम चोटिल थे, जिस वजह से इन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। 33 दिनों के बाद यानी कि 15 नवंबर ये 3 लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है। कुछ देर चलने के बाद उनको दिखाई देता है प्लेन का दूसरा मलबा, जो कि सबसे पहले पहाड़ी से टकराकर दूर गिर गया था। मलबे के पास में जाकर देखने पर उन्हें खाने का बहुत सारा सामान मिलता है और रात के समय वे तीनों वहीं पर रुक जाते हैं और प्लेन के पिछले हिस्से में उनको एक बैटरी मिली, जिससे कि वो इस बैटरी की मदद से प्लेन के डिवाइस को चालू करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इस डिवाइस को चालू करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये तीनों नौजवान टेनेसा पराडो और विंजेटन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर लगातार सफर करते जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पर कोई इंसानी बस्ती है भी या नहीं, अगर है तो कितनी दूर है। इन्हें ये लगा कि इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर हमें इंसानी बस्ती जरूर दिखाई देगी। अब इन्हें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए 3 दिनों का समय लगना था, इसीलिए वो अपने साथ खाने की चीजें और सोने के लिए शेल्टर सिलते हैं, जिसके अंदर सेफली वो और उसके अंदर अच्छी तरह से सो सके। 3 दिनों के बाद वे उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही इन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर से चढ़कर देखा तो उन्हें जहाँ तक इनकी नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे।
ये सफ़र इतना लंबा दिखाई दे रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब इनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम बची थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि आगे सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे और उनमें से एक पैसेंजर वापस जाएगा। इस वजह से विंजरटन वापस लौट जाता है और कनेसा और पराडो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक नदी की धारा बहती मिलती है। ये दोनों नदी की बहती दिशा में लगातार चलते रहते हैं। ये 9 दिन तक लगातार चलते रहते हैं और 20 दिसंबर को एक बड़ी नदी मिलती है। नदी के उस पार 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि घोड़े के साथ होते हैं। पिछले 9 दिनों में लगभग 61 किलोमीटर चल चुके थे ये। नदी के पार मिले लोगों को उन्होंने चिल्लाया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नदी का शोर होने की वजह से उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दोबारा से वे आते हैं और अपने साथ में कागज और पेन भी लाते। कागज और पेन उन सर्वाइवल को देते हैं ताकि उनको जो भी बताना हो वो उस कागज में लिखकर वापस उन्हें दे सके। नंदो और परांडो ने उस कागज में अपने साथ जो भी घटना घटी थी वह सारा उस कागज में लिख देते हैं और उन लोगों को वापस वह कागज दे देते हैं। उस विलेजर ने इस कागज में लिखा सब कुछ पढ़ा तो वह सब कुछ समझ जाता है कि कुछ दिन पहले उस एरिया में प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है कि वे लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हुए हैं। वह विलेजर जल्दी से जल्दी शहर गया और आर्मी कमांड को वो सारी बात बताई जो कागज में लिखी थी और आर्मी कमांड ने तुरंत ही हवाई जहाज लेकर उन पैसेंजरों को ढूंढने के लिए निकल गए। क्रैश साइट पर पहुंचते ही 22 दिसंबर 1972 को उन सर्वाइवल को रेस्क्यू किया गया। लगभग 70 दिनों के बाद उन पैसेंजर को ढूंढ लिया जाता है। वे बहुत हालत खराब इस तरह से 16 पैसेंजर को बचा लिया जाता है।